हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेरी वेल। ये हमारा पार्ट 3 ऑफ चैप्टर 1 सी इंटर ऑडिट, जिसमें हम बेसिक मिसलेनियस कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करने वाले। तीन चार छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो चैप्टर 1 में दिए गए हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे इसके पहले हमने ऑडिट की डेफिनेशन और टाइप्स ऑफ ऑडिट ओपिनियन पढ़ लिए हैं। होप आपने भी वो देख लिए होंगे। अगर नहीं देखा है तो आपको ऊपर लिंक मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं कि ऑडिटर को अपने आप को सेटिस्फाई करना है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बराबर है या नहीं, उसके लिए क्या करना होगा। सेकंड होगा व्हाट इज एन एंगेजमेंट। थर्ड होगा टाइप्स ऑफ ऑडिट, मतलब कि मैंडेटरी या वॉल्यूंटरी। देन हु अपॉइंट्स ऑडिटर एंड टू whom ऑडिटर रिपोर्ट्स। राइट, तो ये 5 क्वेश्चन का आंसर हम इस छोटे से वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऑडिटर को क्या देखना चाहिए। पेज नंबर 1.6 जहां पर हमने ऑडिट डेफिनेशन समझी थी, उसके नीचे दिया गया है, वहीं से स्टार्ट करते हैं। इन डूइंग सो, मतलब कि जो ऑडिट करेगा उसके लिए ऑडिटर को, इन डूइंग सो ही हैज टू सी दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट वुड नॉट मिसलीड एनीबडी बाय एंश्योरिंग दैट। ऑडिटर को ये देखना है कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसको मिसलीड नहीं कर रहे हैं। वो उसके ऊपर सेटिस्फेक्शन लाने के लिए ऑडिटर को क्या क्या चीजें देखनी चाहिए, वो यहां पर दी गई है। 6 पॉइंट्स दे रखे हैं, काफी सिंपल है। द अकाउंट्स हैव बीन ड्रॉन अप विथ रेफरेंस टू एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जो अकाउंट्स बने हैं वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो एंट्रीज पड़ी है उसी के हिसाब से आने चाहिए। सबसे पहले जर्नल एंट्रीज रहेगी, तो जर्नल एंट्रीज के हिसाब से ही वो अकाउंट्स बने होने चाहिए। द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट आर एडिक्वेटली सपोर्टेड बाय सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंसेस। सफिशिएंट मतलब कि क्वांटिटी ऑफ एविडेंसेस जो नेसेसरी है कि इतने एविडेंसेस होने चाहिए, और अप्रोप्रिएटनेस मतलब कि क्वालिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। तो जो सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंसेस है उसी के बेसिस पर एंट्रीज बनी है, और एंट्रीज के बेसिस पर ही अकाउंट्स बने हैं, ये ऑडिटर को देखना रहेगा। Then none of the entries in the books of account has been omitted in the process of compilation. कोई भी एंट्री ओमिट नहीं होनी चाहिए जब कंपाइलेशन हो रहा है तब। जितनी भी एंट्रीज पास हुई है वो सभी अकाउंट्स में भी जानी चाहिए और फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। Then the information conveyed by the statement is clear and unambiguous. जो चीज जिस तरह से कहना चाहते हैं वही समझ में भी आना चाहिए, क्लियर एंड अनएम्बिग्यूअस होनी चाहिए। The financial statement amounts are properly classified, described and disclosed in conformity with the accounting standards. जो भी अमाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिप्रेजेंट कर रही है वो प्रॉपरली क्लासिफिकेशन होना चाहिए। लेजर्स में हो या फिर रेवेन्यू एंड कैपिटल आइटम्स में हो तो वो बराबर होना चाहिए। वो प्रॉपरली डिस्क्राइब, जो भी डिस्क्रिप्शन नेसेसरी है अंडरस्टैंड करने के लिए जो अमाउंट है उनको, तो वो बराबर होना चाहिए। और जो डिस्क्लोजर्स नेसेसरी है वो भी बराबर होने चाहिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से होने चाहिए। एंड द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स प्रेजेंट अ ट्रू एंड फेयर पिक्चर ऑफ द ऑपरेशनल रिजल्ट एंड द असेट्स एंड लायबिलिटीज। जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स है वो ट्रू एंड फेयर पिक्चर रिप्रेजेंट करने चाहिए। फाइनेंशियल पोजीशन जो भी है, मतलब कि एसेट्स एंड लायबिलिटीज की फाइनेंशियल पोजीशन और फाइनेंशियल या फिर ऑपरेशनल रिजल्ट्स जो पीएनएल में से पता चलेगा वो बराबर रिफ्लेक्ट करने चाहिए। तो अगर ये 6 पॉइंट्स में देख रहे हैं ऑडिटर और सब कुछ बराबर लग रहा है तो ही वो सेटिस्फाई हो पाएगा, तब वो अनमॉडिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस कर सकते हैं। राइट, रेयर जो चांसेस है कि ये भी आपको क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, एक बार आपको पढ़ के याद रख सकते हैं, इतना भी जरूरी नहीं है। चलिए, auditing provides assurance. Its basic nature lies in providing assurance to users, providing confidence to users of financial statements. Such an assurance lends credibility of the financial statement. Financial statement के ऊपर हमें रिलाई करना, मतलब कि जो थर्ड पार्टी है उनको रिलाई करना चाहिए या नहीं, वो ऑडिटर के स्टेटमेंट, ऑडिटर के ओपिनियन के बेसिस पर वो रिलाई कर पाएगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी एंटिटी ने प्रेजेंट किए हैं उनके ऊपर वो शायद रिलाई नहीं करेगा जब तक वो ऑडिटेड नहीं है तब तक। इसीलिए ऑडिटर है वो अश्योर करता है कि हाँ ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बराबर है। अगर उसमें कुछ गलती है तो वो एक्सप्रेस करता है अपने ओपिनियन थ्रू, तभी थर्ड पार्टी है वो उसके ऊपर रिलाई कर सकती है। Audited financial statement provide confidence to users that financial information reflected in financial statement can be relied upon. सिंपल, ये पैराग्राफ भी फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलिए, उसके बाद ये इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ ऑडिटिंग है, रिलेशनशिप विथ डाइवर्स सब्जेक्ट्स। ऑडिट का अलग अलग सब्जेक्ट्स के साथ क्या रिलेशन है, जो आप पढ़ते हैं वही सारे सब्जेक्ट है। अकाउंट्स, लॉ, इकोनॉमिक्स है, फिर बिहेवियरल साइंस है, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स है, डेटा प्रोसेसिंग है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है और प्रोडक्शन है। तो ये आप एक बार पढ़ सकते हैं, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद जो पॉइंट्स है वो हम बाद में पढ़ेंगे। अब आ जाइए पेज नंबर
1.17 पर आ जाइए, वहां पर है व्हाट इज एन एंगेजमेंट। वहां से हम समझते हैं एंगेजमेंट मींस एन अरेंजमेंट टू डू समथिंग। दो लोगों के बीच अगर कुछ भी डिसाइड हो रहा है कि क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, एग्रीमेंट कुछ हो रहा है, तो उसे एंगेजमेंट कहा जाएगा। यहाँ पर ऑडिटर मतलब कि सी इन प्रैक्टिस और जो क्लाइंट है उनके बीच जो भी डिसाइड होगा काम करने के लिए, एग्रीमेंट होगा, उसे एंगेजमेंट कहा जाएगा। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑडिटिंग इट मींस फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन ऑडिटर एंड क्लाइंट अंडर विच ऑडिटर एग्रीज टू प्रोवाइड ऑडिटिंग सर्विसेज। इट टेक्स द शेप ऑफ एंगेजमेंट लेटर। एंगेजमेंट लेटर थ्रू ऑडिटर और क्लाइंट के बीच रिलेशन डिसाइड होता है और उनका वर्किंग क्या रहेगा, एग्रीमेंट वो बनता है। राइट ये जो पैराग्राफ है ये आपको करेक्ट इनकरेक्ट या एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। राइट आप इसे टिक मार्क करके रख सकते हैं। External audit engagement. The purpose of external audit engagements is to enhance the degree of confidence of intended users of financial statements. Such engagements are also reasonable assurance engagements. जो भी हम पढ़ने वाले हैं वो एक्सटर्नल एंगेजमेंट्स होगी, उसके वजह से थर्ड पार्टी जो भी है उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के ऊपर ज्यादा ट्रस्ट आएगा। रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट है वो क्या है, वो हम नेक्स्ट वीडियोस में समझेंगे। For example, in India, companies are required to get their annual accounts audited by an external auditor. Even non-corporate entities may choose to have their accounts audited by external auditor because of benefits of such an audit. कंपनीज को कंपलसरी है उनके अकाउंट्स ऑडिटेड होने ही चाहिए। ऑडिटर ऑडिट करेगा, उसी के बाद वो शेयर होल्डर की मीटिंग में वो सारे लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं। राइट बाकी जो नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज है उसमें कई बार वॉल्यूंटरी भी हो सकता है, कंपलसरी नहीं होता कि अपने अकाउंट्स ऑडिट करवाए, पर वो खुद वॉलंटरीली भी ऑडिट करवाते हैं क्योंकि उनके कुछ बेनिफिट्स है। वो क्या बेनिफिट्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जो नीचे दिए गए हैं वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब आ जाइए फिर से 1.18 पर ऑडिट मैंडेटरी और वॉल्यूंटरी। ऑडिट दो टाइप के हो सकते हैं, मैंडेटरी भी हो सकता है या वॉल्यूंटरी भी हो सकता है। ऑडिट मैंडेटरी मतलब कि कोई एक्ट है, कोई स्टैट्यूट है, वो कह रहा है कि इस ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट होना ही चाहिए। जैसे कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से हर कंपनीज का ऑडिट होना ही चाहिए, मैंडेटरी है वो। इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से कुछ टर्नओवर की लिमिट अगर आप क्रॉस करते हैं तो भी आपको ऑडिट करवाना रहेगा। राइट एलएलपी के भी कुछ क्राइटेरिया है, तो वो सारे मैंडेटरी ऑडिट हो गए हैं। वॉल्यूंटरी ऑडिट मतलब कोई एक्ट स्टैट्यूट है वो कंपल्सन नहीं डाल रहा है, मैंडेट नहीं कर रहा है, बट जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको ऐसा लग रहा है कि ऑडिट करवाना चाहिए क्योंकि ऑडिट के कुछ बेनिफिट्स है। लाइक अगर उनको बैंक में से लोन चाहिए तो बैंक कई बार ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मांगती है, तो वो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए वो ऑडिट करवा सकता है। ग्रांट या सब्सिडीज अगर गवर्नमेंट के पास से मिलने वाली है और उसके लिए ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चाहिए तो उसके लिए भी ऑडिट हो सकता है। ये सारा वॉल्यूंटरी ऑडिट के एग्जांपल्स। राइट तो ये दो टाइप के हो सकता है ऑडिट, मैंडेटरी और वॉल्यूंटरी। It is not necessary that audit is always legally mandatory. There are entities like companies who are compulsorily required to get their accounts audited under law. Even non-corporate entities may be compulsorily requiring audit of their accounts under tax laws. Right? For example, in India, every person is required to get accounts audited if turnover crosses certain threshold under income tax. तो ये mandatory audit हो गया। It is possible that some entities like schools may be required to get their accounts audited for the purpose of obtaining grant or assistance from the government. वो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि एंटिटीज है उनको ग्रांट या सब्सिडीज या लोन के लिए भी वो अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अपने अकाउंट से वो ऑडिट करवा सकता है, वो वॉल्यूंटरी ऑडिट हो जाएगा। Audit is not always mandatory. Many entities may get their accounts audited voluntarily because benefits from the process of audit. Many such concerns have the internal rules regarding audit due to advantages flowing from an audit. Simple. ये आपने एक बार समझ लिया तो ये फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये काफी सिंपल है, एक बार समझ लिया आपको याद रह जाएगा। राइट Who appoints an auditor? Generally, an auditor is appointed by the owner or in some cases by constitutional or governmental authorities in accordance with applicable laws and regulations. Generally, owner of the organization है वो अपॉइंट करते हैं, कई बार गवर्नमेंट या कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज भी हो सकती है। कंपनी में जनरली शेयर होल्डर्स है वो ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं, बट गवर्नमेंट कंपनीज है तो उसमें कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल C&AG करके एक अथॉरिटी है वो ऑडिटर को अपॉइंट करती है।
ऑडिटर की अपॉइंटमेंट कंपनीज में कैसे होती है, उसके लिए पूरे लॉ रेगुलेशन प्रोविजंस है जो आपको लॉ के सब्जेक्ट में आएगा। उसमें ऑडिट एंड ऑडिटर्स करके एक चैप्टर है, उसमें ये पढ़ा जाएगा। पहले ओल्ड कोर्स में ऑडिट के सब्जेक्ट में भी ये सारी चीजें आती थी, कंपनी ऑडिट करके, वो अब निकल चुका है। तो अब ऑडिट में वो नहीं पढ़ना है, यहाँ पर पैराग्राफ दिया है तो उतना हम समझ लेंगे, बट इन डिटेल वो लॉ के अंदर हम पढ़ेंगे। For example, in case of companies, auditor is appointed by members, shareholders in annual general meeting. Shareholders are owners of a company and auditor is appointed by them in AGM, right? However, in case of government companies in India, auditor is appointed by Comptroller and Auditor General of India, an independent constitutional authority, right? मतलब यहाँ पर ये जो दोनों चीजें हैं वो आपको अलग से नहीं दी गई है कोई और जगह पर, तो ये आपको एमसीक्यू या करेक्ट एंड करेक्ट में पूछ सकते हैं, इसलिए एक बार टिक कर लीजिएगा। Take case of a firm who engages an auditor to audit its accounts. In such a case, auditor is appointed by partners of a firm. Partnership firm में partners है वो अपॉइंट कर सकते हैं क्योंकि वो ही ओनर ऑफ द फर्म है। There may be situation in which auditor may be appointed by a government authority in accordance with some law or regulation. For example, an auditor may be appointed under tax laws by government authority. Simple. चलिए, अब ये रिपोर्ट किसको सबमिट किया जाएगा? जो ऑडिटर है वो ऑडिट करके देगा, तो उसका रिपोर्ट किसको देगा? जनरली जिसने अपॉइंट किया है उन्हीं को देगा। मतलब कि कंपनी से तो उसमें शेयर होल्डर्स अपॉइंट करेंगे तो शेयर होल्डर्स को ये रिपोर्ट है वो सबमिट किया जाएगा। गवर्नमेंट को भी कई बार हो सकता है, जिसने भी अपॉइंट किया जनरली उनको ये ऑडिट रिपोर्ट है वो सबमिट किया जाएगा। द आउटकम ऑफ एन ऑडिट इज रिटर्न audit is a written audit report in which auditor expresses an opinion. Opinion क्या है उसके टाइप्स हमने देखे थे। The report is submitted to a person making the appointment. In case of companies, these are shareholders. In case of firm, to partners who have engaged him. We shall now discuss understanding. ठीक है, मतलब ये तो केस स्टडी है, ये कुछ काम नहीं। ये एक जो पैराग्राफ है वो हमें आपको याद रखना चाहिए क्योंकि ये करेक्ट इनकरेक्ट या एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, राइट? तो ये कुछ बेसिक और मिसलेनियस कॉन्सेप्ट्स थे ऑडिट के जो चैप्टर 1 में दिए गए थे, जो हमारे समझने के लिए जरूरी थे। कुछ पॉइंट्स ऐसे भी थे तो जो करेक्ट इनकरेक्ट या एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, राइट? वो मैंने आपको बता दिया। होप यू आर क्लियर विथ ऑल दिस मिसलेनियस पॉइंट्स, राइट? नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट, राइट? सो प्लीज स्टे ट्यून, लाइक एंड शेयर द वीडियो, कमेंट अगर आपको कुछ भी डाउट है, सजेशन है, रिव्यूज है, एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।